जॉब रेडी भारत में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर मैं ये कहूँ कि भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो चीन या पाकिस्तान के साथ नहीं है, बिल्कुल। बल्कि उस देश के साथ है जो हमारे नक्शे में मतलब अक्सर एक छोटे से हिस्से की तरह छिपा हुआ सा लगता है। तो क्या आसानी से यकीन होगा? शायद नहीं, क्योंकि अक्सर जब भी भूगोल की बात होती है तो हमारी नजरें उन बड़ी और विवादित सीमाओं पर ही जाती हैं। सही बात है, लेकिन आज जिन ताज़ा आंकड़ों और 3D मैप्स का हमारे पास डेटा है वो भारत की एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। तो आज हम भूगोल के उन रटे रटाए तथ्यों से बाहर निकलकर उन सच्चाइयों को परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है, क्योंकि देखिए भूगोल महज कुछ लकीरों या पहाड़ों के नाम रटने का विषय नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब हम इन नए मैप्स और विस्तृत भौगोलिक डेटा का गहराई से विश्लेषण करते हैं ना, तो समझ आता है कि किसी देश की जमीन का आकार या उसकी अक्षांश रेखाएं वहां की राजनीति और भविष्य को कैसे संचालित करती हैं। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। इस जमीन की बनावट को बिल्कुल बुनियादी स्तर से समझना शुरू करते हैं। मतलब अगर कोई अंतरिक्ष से पृथ्वी को देख रहा हो तो भारत का असली पता क्या है? वो बताता है कि भारत अक्षांश यानी लैटिट्यूड के हिसाब से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच स्थित है। अच्छा। और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड के पैमाने पर ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैला है। मतलब अगर हम पूरे विश्व के ग्लोब की बात करें तो भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और पूर्वी गोलार्ध यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में मौजूद है। बिल्कुल। अगर इसे एक आसान विजुअल से समझा जाए तो पृथ्वी को अगर एक बड़े से सेब की तरह मान लें जी, और उसे बीच से 4 हिस्सों में काट दें जी, तो भारत उस टॉप राइट वाले हिस्से में यानी उत्तर पूर्वी भाग में बहुत ही आराम से बैठा हुआ है। और डेटा ये भी बताता है कि इस फैलाव के कारण भारत का आकार लगभग चतुष्कोणीय या क्वाड्रिलैंगुलर हो जाता है। इसी आकार की वजह से भारत को एक अद्भुत भौगोलिक वरदान मिला है। वो कैसे? दक्षिण का जो हिस्सा इक्वेटर के पास है वो एक उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु का आनंद देता है, जहां समुद्र का गहरा प्रभाव है। हाँ, सही कहा। और जैसे जैसे हम उस चतुष्कोण के ऊपरी हिस्से यानी 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं, जलवायु में ठंडक आने लगती है और अंत में वो हिमालय की बर्फीली चोटियों में बदल जाती है। बिल्कुल। ये चतुष्कोण देश को एक बहुत ही मजबूत आधार देता है। तो अब जब हमें ये पता मिल गया है तो जरा ये देखते हैं कि ये पूरा ढांचा असल में कितना विशाल है। मतलब उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरियों के जो आंकड़े हैं वो बड़े रोचक है। 3214 किलोमीटर है। 3214 और पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई वो 2933 किलोमीटर है। 2933। इसके किनारों को देखें तो सबसे उत्तरी बिंदु लद्दाख में इंदिरा कोल है। ओके। और सबसे दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है। पश्चिम में ये गुजरात के गुहार मोती से शुरू होकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के किबथू तक जाता है। और दक्षिणी बिंदु को लेकर भी अक्सर एक और भ्रम रहता है लोगों में। इंदिरा पॉइंट वाला? बिल्कुल। एक तरफ डेटा कहता है कि सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, लेकिन साथ ही ये भी लिखा है कि मुख्य भूमि यानी मेनलैंड का दक्षिणी बिंदु केप कोमोरिन है, जिसे हम कन्याकुमारी कहते हैं। हाँ। ये मुख्य भूमि और संपूर्ण क्षेत्र का जो अंतर है हाँ। वो कैसे काम करता है? देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब केप कोमोरिन या कन्याकुमारी की बात होती है तो हम उस आखिरी जमीन की बात कर रहे हैं जहां तक सड़क या रेल मार्ग से बिना समुद्र पार किए जाया जा सकता है। अच्छा, मतलब मेनलैंड। ये अक्षांश पैमाने पर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पर स्थित है, लेकिन भारत का अधिकार क्षेत्र वहीं खत्म नहीं होता ना। हाँ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी तो है। बिल्कुल। और निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के और भी करीब हैं, लगभग 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ अक्षांश पर। यानी यह कन्याकुमारी से भी नीचे दक्षिण में है। सही कहा। इसलिए जब पूरे भारतीय क्षेत्र के सबसे दक्षिणी बिंदु की बात होगी तो वो इंदिरा पॉइंट ही होगा।
मतलब जमीन की हदें सिर्फ वहीं खत्म नहीं होती जहां सड़क खत्म होती है। तो चलिए इस आकार और विस्तार को समझने के बाद अब उन सरहदों की तरफ चलते हैं जो इस विशाल देश को घेरती हैं। सरहदें, हाँ। हमारे पास मौजूद आंकड़े बताते हैं कि भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर लंबी है। बहुत बड़ी सीमा है। और ये जमीनी सीमा कुल 7 देशों से जुड़ती है कि कुल 17 भारतीय राज्य किसी न किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं। देखिए, 15,200 किलोमीटर की जमीनी सीमा और उस पर 17 राज्यों का होना प्रशासनिक और कूटनीतिक दृष्टि से एक बहुत बड़ी चुनौती है ना? इसका मतलब है कि देश के एक बड़े हिस्से का सीधा संपर्क विदेशी जमीन से है। बिल्कुल। और इन 7 देशों को याद रखने के लिए डेटा के साथ एक बहुत ही मजेदार ट्रिक जुड़ी है। कौन सी? बचपन में MBA। अरे हाँ। इसमें ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल और फिर M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। बहुत ही आसान तरीका है याद रखने का। यहीं पर वो बात आती है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन या पाकिस्तान के साथ नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के साथ है, जो 4,096 किलोमीटर लंबी है। 4,096 किलोमीटर। और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है, जो सिर्फ 80 किलोमीटर है। मतलब पहली नजर में ये थोड़ा अटपटा लगता है। ये अटपटा इसलिए लगता है क्योंकि हमारी नजर अक्सर सीधी रेखाओं को नापने की आदी होती है, लेकिन बांग्लादेश के साथ जो सीमा है वो कोई सीधी लकीर नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है बहुत ज्यादा। अगर नक्शे को ध्यान से देखें तो बांग्लादेश भारत की 3 तरफ से घिरा हुआ है और ये सीमा नदियों, दलदलों और पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरती है। अच्छा। ये इतनी ज्यादा घुमावदार है कि जब इस पूरी सीमा रेखा को एक धागे की तरह खोलकर सीधा किया जाएगा तो ये 4,096 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल। और इसके ठीक विपरीत अफगानिस्तान के साथ हमारी सीमा जो लद्दाख क्षेत्र में है वो बहुत ही छोटी और अपेक्षाकृत एक छोटे से हिस्से में सिमटी हुई है। समझ गई। और मुझे लगता है कि ये टेढ़े मेढ़े बॉर्डर्स का कॉन्सेप्ट तटरेखाओं पर भी लागू होता है। कोस्टलाइंस पर? हाँ, बिल्कुल होता है। क्योंकि जलसीमाओं के आंकड़ों के अनुसार मुख्य भूमि की समुद्री तटरेखा 6,100 किलोमीटर है, लेकिन अगर इसमें द्वीपों को भी मिला लिया जाए तो ये 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। बहुत विशाल तटरेखा है हमारी। कुल 9 भारतीय राज्य समुद्री तटरेखा से लगे हैं। और यहीं एक और सरप्राइज है। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है और सबसे छोटी गोवा की। हाँ, और 7,516 किलोमीटर की ये विशाल जल सीमा केवल एक भौगोलिक विशेषता नहीं है, दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक के बिल्कुल बीचों बीच भारत का ये आकार मौजूद है। अब बात करते हैं क्षेत्रफल और जनसंख्या की। आंकड़े बताते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल का महज 2.4% है। सिर्फ 2.4%। और क्षेत्रफल के लिहाज से हम दुनिया में 7वें स्थान पर आते हैं। हमसे बड़े देश हैं रूस, कनाडा, USA, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। और एक दिलचस्प तुलना ये भी है कि भारत का क्षेत्रफल रूस को छोड़कर पूरे यूरोप महाद्वीप के लगभग बराबर है। यूरोप से ये तुलना भारत के विशाल आकार का एक बहुत ही सटीक अंदाजा देती है। जहां यूरोप में कई छोटे छोटे देश बसे हैं, वहां भारत अपने आप में एक पूरे महाद्वीप जैसी विविधता समेटे हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन जो विरोधाभास है वो इसके बाद वाले तथ्य में है। जमीन तो दुनिया की सिर्फ 2.4% है, लेकिन जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार विश्व की 16.7% जनसंख्या इसी जमीन पर निवास करती है। हाँ, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है और औसत जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में तो ये घनत्व और भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मैं इसे इस नजरिए से देखने की कोशिश कर रही हूँ। दुनिया की मात्र 2.4% जमीन पर दुनिया की 16.7% आबादी का बोझ, मतलब इतने कम क्षेत्रफल में इतने बड़े जनसंख्या घनत्व को कैसे संभाला जा रहा है? क्या ये सिर्फ एक चुनौती है? देखिए, ये स्थिति सच में बहुत जटिल है।
जब कहा जाता है कि हमारा क्षेत्रफल यूरोप महाद्वीप के बराबर है, तो ये भी देखना चाहिए कि उस पूरे यूरोप की कुल आबादी कितनी कम है। हाँ बिल्कुल। जबकि हमारे पास उतनी ही जमीन पर लोगों की संख्या कई गुना अधिक है। और जो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है ना, वो तो महज एक राष्ट्रीय औसत है। अच्छा। अगर बिहार या दिल्ली जैसे क्षेत्रों को देखा जाए तो ये संख्या हजारों में होती है। भूगोल केवल पहाड़ों और नदियों का नहीं होता, उस जमीन पर मौजूद मानव भूगोल ही उस देश की असली ताकत तय करता है। और इतनी बड़ी मानव पूंजी और इतने बड़े भूभाग को प्रशासनिक रूप से कैसे बांटा गया है, ये भी कम दिलचस्प नहीं है। नए आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्तमान में 28 पूर्ण राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यूनियन टेरिटरीज। हाँ, यहाँ एक ताज़ा प्रशासनिक बदलाव भी हुआ है। दमन दीव और दादरा नगर हवेली, जो पहले अलग अलग यूटीज थे, उन्हें अब मिलाकर एक कर दिया गया है। देखिए, ये विलय प्रशासनिक कुशलता का एक बेहतरीन उदाहरण है। दोनों क्षेत्र भौगोलिक रूप से एक दूसरे के काफी करीब हैं। अलग अलग प्रशासन चलाने से अनावश्यक खर्चे और जटिलताएं पैदा होती थी, तो उन्हें मिलाकर शासन को सरल बना दिया गया। बिल्कुल। राज्यों की सीमाओं पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश का उदाहरण सबसे अनूठा है। उत्तर प्रदेश देश का अकेला ऐसा राज्य है जो 8 अन्य राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली के साथ अपनी सीमा साझा करता है। हाँ, सबसे ज्यादा सीमाएं छूता है। अगर उत्तर प्रदेश के नक्शे की कल्पना की जाए, जो एक साथ 9 अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों को छूता है, तो ये अपने आप में एक मिनी देश की तरह लगता है, जो अलग अलग संस्कृतियों को आपस में जोड़ रहा है। सही कहा आपने। और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जबकि गोवा सबसे छोटा। और केंद्र शासित प्रदेशों में उनमें जम्मू और कश्मीर का क्षेत्रफल सबसे अधिक है और लक्षद्वीप सबसे छोटा है। एक और बहुत ही दिलचस्प तथ्य जिलों के बारे में है। देश का सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ है और सबसे छोटा पुडुचेरी का माहे है। ये दिखाता है कि भारत में प्रशासनिक बंटवारा केवल कागज पर खींची गई लकीरें नहीं है, बल्कि ये जमीन की जरूरत और भौगोलिक सच्चाई के हिसाब से किया गया है। बिल्कुल। तो जमीन पर खींची गई इन इंसानी लकीरों के बाद अब उन अदृश्य रेखाओं की बात करते हैं जो प्रकृति ने तय की हैं। वो रेखाएं जो सीधे तौर पर हमारे मौसम और समय को नियंत्रित करती हैं। मैं बात कर रही हूँ कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और भारतीय मानक समय की, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जी। डेटा के अनुसार कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर स्थित है और ये भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। और ये देश को 2 अलग-अलग हिस्सों में बांटती है। दक्षिण का उष्ण क्षेत्र यानी ट्रॉपिकल और उत्तर का उपोष्ण क्षेत्र यानी सब ट्रॉपिकल। और ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है और राजस्थान में सबसे कम। देखिए, ये कर्क रेखा भारत की जलवायु की रीढ़ है। इसी रेखा की वजह से भारत एक ही समय में 2 अलग-अलग तरह के मौसमों का अनुभव करता है। अच्छा। हाँ, कर्क रेखा के नीचे का जो दक्षिणी हिस्सा है, वहां सूरज की किरणें साल भर लगभग सीधी पड़ती हैं, इसलिए वहां कड़ाके की ठंड नहीं पड़ती। लेकिन कर्क रेखा के उत्तर में हिमालय की तरफ मौसम में बड़े बदलाव आते हैं। तेज गर्मी और जमा देने वाली सर्दी। बिल्कुल। भारत का जो मानसून चक्र है और हमारी पूरी कृषि व्यवस्था इसी जलवायु विभाजन पर निर्भर है। मौसम के बाद बात करते हैं समय की। भारतीय मानक समय यानी IST के लिए 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा को चुना गया है। हाँ। ये रेखा प्रयागराज के पास नैनी से होकर गुजरती है और 5 राज्यों को पार करती है। ये रेखा ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। जी, GMT + 5:30। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आंकड़े बताते हैं कि भारत के सबसे पूर्वी छोर अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी छोर गुजरात के बीच लगभग 2 घंटे का अंतर है। अक्षांशीय फैलाव के कारण। बिल्कुल। मतलब जब अरुणाचल में सुबह के 5 बजे सूरज निकल रहा होता है, तब गुजरात में अंधेरा होता है और वहां सूरज 7 बजे निकलता है। दोनों के बीच वास्तविक भौगोलिक अंतर है। फिर भी पूरे देश के लिए सिर्फ एक ही टाइम जोन क्यों है? देखिए, इसके पीछे बहुत ही ठोस और व्यवहारिक कारण है। कल्पना करके देखिए कि भारत जैसे विशाल देश में
जहां एक ही दिन में करोड़ों लोग ट्रेन या फ्लाइट से सफर करते हैं। राइट। अगर 2 या 3 अलग-अलग टाइम जोन होते तो क्या होता? बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। बिल्कुल। एक ट्रेन जो असम से चलकर गुजरात आ रही है, उसके पायलट को हर कुछ राज्यों के बाद अपनी घड़ी बदलनी पड़ती। रेलवे का टाइम टेबल, हवाई उड़ानों का शेड्यूल, बैंकिंग सिस्टम सब उलझ जाता। हाँ, प्रशासनिक ढांचा तो बुरी तरह प्रभावित होता। इसीलिए 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर को, जो देश के लगभग बीचों बीच से गुजरता है, उसे एक राष्ट्रीय मानक मान लिया गया। हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों को इससे थोड़ी असुविधा जरूर होती है, क्योंकि वहां सर्दियों में शाम के 4 बजे ही अंधेरा हो जाता है। हाँ, वो तो है। लेकिन राष्ट्रीय एकता और सुचारू संचालन के लिए एक ही टाइम जोन को बरकरार रखा गया है। ये बहुत ही तार्किक है। मतलब व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कभी-कभी भूगोल के साथ तालमेल बैठाना पड़ता है। तो अब इस चर्चा के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। जी। मुख्य भूमि से निकलकर थोड़ा समुद्र की लहरों की ओर चलते हैं, जहां भारत के 2 बेहद खास और बिल्कुल अलग तरह के हिस्से मौजूद हैं, हमारे द्वीप समूह। आइलैंड्स, बिल्कुल। डेटा के अनुसार बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं। इनका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोटों से हुआ है। यहाँ तक कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान में ही स्थित है। बैरन आइलैंड, हाँ। इसके साथ ही डेटा में 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल्स का जिक्र है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है और 8 और 9 डिग्री चैनल मालदीव और लक्षद्वीप के मध्य स्थित है। मतलब एक तरफ आग उगलते ज्वालामुखी से बने पहाड़ और दूसरी तरफ शांत सफेद मूंगे के द्वीप। ये विविधता अद्भुत है। लेकिन ये चैनल का क्या विज्ञान है? ये 8, 9, 10 डिग्री क्या है? जो विजुअल आपने बताया वो भारत के भूगोल की सबसे खूबसूरत सच्चाइयों में से एक है। एक ही देश में सक्रिय ज्वालामुखी और कोरल रीफ दोनों का होना। बिल्कुल। और जहां तक इन चैनल्स की बात है, भूगोल की भाषा में चैनल समुद्र के उस चौड़े रास्ते को कहते हैं जो 2 बड़े जमीनी हिस्सों को अलग करता है। मतलब जलडमरू मध्य या स्ट्रेट्स। हाँ, और ये जो नंबर हैं 8, 9 और 10, ये असल में वही अक्षांश रेखाएं हैं जिनकी बात हमने शुरुआत में की थी। ओहो, मतलब लैटिट्यूड्स। बिल्कुल। जब कहा जाता है कि 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है, तो इसका मतलब है कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा ठीक उस समंदर के रास्ते से होकर गुजरती है जो इन दोनों द्वीपों के बीच में है। अच्छा, तो ये बस लकीरें हैं समंदर पे। हाँ, इसी तरह भूमध्य रेखा से ऊपर उठते हुए 8 डिग्री की अक्षांश रेखा मालदीव को लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से अलग करती है और 9 डिग्री की रेखा लक्षद्वीप के ही अंदर के द्वीपों को बांटती है। ये नाविकों के लिए समुद्री रास्तों को पहचानने का एक बहुत ही सटीक तरीका है। ये बहुत ही शानदार तरीके से आपस में जुड़ गया। मतलब हमने शुरुआत ही अक्षांश और देशांतर से की थी और अंत भी उन्हीं अक्षांश रेखाओं पर हो रहा है जो द्वीपों को बांट रही हैं। सही बात है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटें तो हमने देखा कि भारत केवल एक नक्शा नहीं है, इसका अक्षांशीय फैलाव इसे एक साथ बर्फ और चिलचिलाती धूप देता है। हमने देखा कि कैसे सबसे लंबी सीमा उस देश की है जो टेढ़ा मेढ़ा है, यानी बांग्लादेश। बिल्कुल। हमने ये भी समझा कि इतनी कम जमीन पर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का घनत्व सिर्फ एक बोझ नहीं बल्कि एक मानव पूंजी भी हो सकता है। और कर्क रेखा से लेकर समय चक्र तक हर लकीर के पीछे एक गहरा विज्ञान है। हाँ, और इस पूरे डेटा का गहराई से विश्लेषण करने के बाद एक बहुत ही ज़रूरी और बड़ा विचार मन में आता है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो क्या? देखिए, हमने आज भारत की भौगोलिक स्थिति, उसके पहाड़ों, तटों और अक्षांशों के बारे में जाना, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में जब जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का जलस्तर तेजी से बढ़ेगा या मौसम चक्र बदलेगा, क्लाइमेट चेंज, हाँ, तो भारत का ये भौगोलिक स्वरूप कैसे प्रतिक्रिया देगा? क्या हमारी ये 7,516 किलोमीटर लंबी विशाल तट रेखा और दुनिया की 2.4% भूमि पर रहने वाली इतनी बड़ी आबादी, बिल्कुल ये सोचने वाली बात है। क्या ये इस बदलते मौसम के सामने भारत के लिए एक ढाल का काम करेगी? या फिर यही भूगोल भविष्य में हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो जाएगा? ये सच में एक ऐसा गहरा विचार है जो नक्शे पर बनी उन शांत लकीरों को देखने का नजरिया
पूरी तरह से बदल देता है। हाँ, मतलब भूगोल कोई स्थिर तस्वीर नहीं है, ये लगातार बदल रहा है और हमारे भविष्य की रूपरेखा तैयार कर रहा है। इसी गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं रोकते हैं।